नमस्कार। आइए सुनते हैं अरविंद कुमार भरगामा के द्वारा लिखित कहानी नशा। स्वर अरविंद कुमार का ही है। नमिता, अरे ओ नमिता। लड़खड़ाते कदम, बहकी आवाजें, मुंह से निकलते विशेष दुर्गंध को वातावरण में बिखेरते हुए राजू ने दरवाजा खटखटाया। खटखट खटखट खटखट। आती हूँ। ये लो नमिता, पूरे 5,000 है। नमिता, इतने पैसे? अरे आज वो अपना दिन बहुत लकी था, खूब खाया पिया और ऊपर से 5,000 जीता भी। शराब के नशे में धुत राजू लड़खड़ाती आवाज में अट्टहास करते हुए बोला। राजू की अपेक्षा के विपरीत 5,000 रुपये पाकर नमिता खुशी के बजाय चिंतित थी। वह रूंधे गले से बोली, अब शराब के साथ साथ जुआ भी खेलने लगे हो? ये रोनी सूरत मत दिखा मुझे। मैं सोचा तू खुश होगी, प्यार से खाने को दोगी। मगर कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। तुम मूर्ख हो, मूर्ख। जिसे तुम जुए का धन समझ रही हो, वो साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी। और फिर ये तो लक्ष्मी ही जाने कि उसे जाना कहाँ है। तुम चुप कर, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जहाँ लक्ष्मी का अनादर होता है, वह ये कभी नहीं जाती। पलक झपकाते, मुंह बिदकाते, हिलते डुलते, लाल लाल आंखें तरेड़ते राजू ने नमिता से कहा। रोज की तरह पति पत्नी के बीच कुछ देर बाद विवाद का दौर जारी रहा। फिर नमिता के हाथ से वापस रुपए छीनते हुए राजू घर से बाहर निकल गया। खाने के लिए अनुरोध करते हुए नमिता उसके पीछे पीछे दरवाजे तक गई, हाथ भी पकड़ी, मगर वो नमिता को धकेलते हुए घर से बाहर निकल गया। राजू अय्यासी के रास्ते पर इतना आगे निकल चुका था जहां से वापसी की उम्मीद धुंधली प्रतीत हो रही थी। ठीक वैसे ही जैसे कई मील आगे निकल जाने के बाद पलटकर पीछे देखने पर तय किए हुए रास्ते ओझल लगने लगते हैं। राजू सोचता, मैं जो कुछ भी करूं, नमिता उसे मूक दर्शक बनकर स्वीकार करती रहे। उसकी गलती पर भी उससे रूठने के बजाय उनका प्रेम पूर्वक सत्कार करे। नमिता कई बार राजू को छोड़कर वापस मायके जाना चाहती थी, मगर वो सोचती, अगर मायके चली गई तो इनका ख्याल कौन रखेगा? ये और बिगड़ जाएंगे, सब कुछ बेच बाच कर सत्यानाश कर देंगे। इन्हीं बातों को सोचकर वह मायके जाने का विचार बदल दिया करती थी। क्या हुआ? बड़े गुस्से में सिगरेट फूंक रहे हो? सुकेला चौराहा पर सुजीत ने राजू को चिढ़ाते हुए कहा। अरे यार, रोज की किचकिच से मैं तंग आ गया हूँ। जब मैं नमिता को सारी सुविधा दे रखा हूँ, फिर भी वो मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। ये न करो, वो न करो, दिमाग खराब कर देती है। अरे छोड़ यार, चल लक्ष्मी मेला चलते हैं। 1 नंबर का झकास ऑर्केस्ट्रा का प्रबंध है। 10 लड़कियां आई है। 10 लड़कियां? सुनते ही राजू के जीभ से लार टपकने लगा। अरे हाँ, तेरी गुलाब बाग वाली नगमा से भी ब्यूटीफुल सब आई है। ए देख देख सुजीत, तू सबके सामने वो नगमा का नाम मत लिया कर। अरे यार, वो कीचड़ में खिली हुई कमल है। जब भी उनके पास जाता हूँ, जिंदगी की सारी
टेंशन ही काफूर हो जाती है। दुनिया के लिए वो वेश्या है, मगर मेरे लिए वो सारी मर्ज की दवा है। अच्छा आशिकी छोड़, बैठ पीछे। गाड़ी स्टार्ट करते हुए सुजीत बोला। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, चंद्रमा अपनी छटा बिखेर रही थी, पक्षी अपने घोंसले में आराम फरमा रहे थे। पूरा मेला ट्यूबलाइट की दूधिया प्रकाश में नहला रहा था। चेंजर लाइट पर थिरकती बालाएं कार्यक्रम में समा बांध रही थी। बीच बीच में दर्शक दीर्घा से कभी सीटी की आवाज़ें, तो कभी किलकारियाँ, तो कभी नाचने वाली नर्तकी के हाथ छूने की इच्छा तथा अपने नाम का धाक जमाने के लिए लोग वहाँ रुपए देकर नाम अनाउंस करवाने के लिए मारामारी कर रहे थे। जो लड़के भिखारी को 10 रुपए देने में भी नाक भौं सिकोड़ने लगते थे, वो यहाँ सैकड़ों रुपए उड़ा रहे थे। भला इस सब में राजू कहाँ पीछे रहने वाला था। उन्होंने सिगरेट के धुएं के बीच रात भर जमकर पैसा उड़ाया। इधर दूसरी तरफ मंजू अपनी सिसकती भाभी नमिता को ढांढस बंधाते हुए रोटी खिलाने का प्रयास कर रही थी। लो भाभी, रोटी खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं। देखो भाभी, आप नहीं खाइएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगी। मंजू तुनक कर प्यार भरा रौब जमाते हुए बोली। ठीक है, बैठो। मंजू और नमिता एक साथ बैठकर खाना खाने लगी। मंजू तंद्रा भंग करते हुए बोली, एक समय था भाभी, जब गांव हो या स्कूल, हर जगह राजू भैया के चर्चे हुआ करते थे। स्कूल के सभी शिक्षक राजू भैया से बहुत प्यार करते थे। खेल कूद हो या पढ़ाई, भैया हर जगह अव्वल थे। सभी कहते थे एक रोज राजू बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा। जब तक माँ जिंदा रही, भैया पर उनका विशेष ध्यान था। उनकी मृत्यु के 2 साल बाद पिताजी भी मधेपुरा ब्लॉक से रिटायर हो गए। माँ की मृत्यु पिताजी के लिए किसी सदमे से कम न था। माँ की याद में पिताजी भी दिन ब दिन गलने लगे। फिर आप इस घर में आई। मेरी उम्मीदों के अनुरूप आप मेरी भाभी से ज़्यादा मेरी सहेली साबित हुई। मंजू की आंखें छलक आई थी। उनकी बातों में एक विशेष प्रकार का दर्द छिपा था। एक लंबी सांस भरते हुए नमिता बोली, काश बाबूजी कुछ दिन और जिंदा रहते तो उनकी रिटायरमेंट वाला पैसा इनके हाथ न आता। वही पैसा इनके लिए घातक साबित हुआ। फोकट में मिले धन की लोग इज्जत नहीं करते। वो धन इनके जिंदगी के मायने ही बदल कर रख दिया। जो लोग अपने बच्चों के लिए धन छोड़कर स्वर्ग सिधार जाते हैं, वो अपने बच्चों के लिए धन नहीं बल्कि मौत का सामान छोड़ जाते हैं। रिटायरमेंट के सारे पैसे इसने अय्यासी में खर्च कर दिए। मुझे तुम्हारी शादी की चिंता खाई जा रही है। छोड़ो ना भाभी, मुझे नहीं करनी शादी वादी, लजाते हुए मंजू बोली। किसी तरह साल भर बाद नमिता अपने मायके वालों की मदद से मंजू के हाथ पीले करवाने में सफल हुई। ये शादी भी कोई शादी थी। कहाँ फूल सी नाजुक मंजू और कहाँ काला कलूटा मोटा सा दिखने वाला चश्मल्ली मनोज। बिल्कुल बेमेल विवाह। वैसे दहेज के भार से लड़खड़ाती ऐसी शादी हमारे समाज में कोई नई बात नहीं है। खैर, सुकून की बात यह थी कि मनोज पैसे के मामले में संपन्न व्यक्ति था। मंजू दिल पर पत्थर रखकर ससुराल विदा हुई। आज मंजू के पिता मथुरा दास जिंदा होते तो न जाने अपनी इकलौती बेटी की शादी किस धूमधाम से करते। हालांकि उन्होंने मंजू की शादी के लिए कई जगह बात छिड़ रखी थी, मगर सही घर वर के चक्कर में विलम्ब हो रहा था। लेकिन तब तक में बेवफा जिस्म ने उनकी आत्मा का साथ देना ही छोड़ दिया। समय तेज रफ्तार से अपनी गंतव्य स्थल की ओर बढ़ रही थी। इस रफ्तार में कुछ रिश्ते पीछे छूट रहे थे तो कुछ अनचाहे रिश्ते सामने भी आ रहे थे। राजू कंगाल हो चुका था। उसे बड़ी मुश्किल से भरगामा ब्लॉक चौक पर फोटो स्टेट व मिनी बैंक की दुकान में बतौर मजदूर काम मिला था। चेहरे पर परी झुर्रियाँ, काले होठ,
चिपके हुए गाल को देखकर कोई कह भी नहीं सकता था कि कभी सुख की मखमल पर सोने वाला यह वही राजू है जो आज चीथरे के सहारे दिन काट रहा है। अभी आप सुन रहे थे अरविंद कुमार भरगामा के द्वारा लिखित कहानी नशा।